मासूम जोया पार्ट 2। अगर आपने इस नॉवल का पहला पार्ट नहीं पढ़ा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कहानी की गहराई को समझने के लिए पहला हिस्सा लाजमी पढ़ें। ना खानदान का पता न जात का, मॉम ने तुम्हें मेरे सर पर बैठा दिया। दुराब तनफ्फुर से देखता अंगारे चबा रहा था। जोया खामोश रही। माँ बाप मर गए तो क्या कब्र खोद के लाऊं इन्हें, दिल ही दिल में सोचते वो एक झटके से उठी थी। दराब ने लम्हे भर में भी इसकी आंखों में चमकते आंसू देख लिए थे। गुस्से में वो कारपेट पर सो रही थी। ये क्या ड्रामा है अब, वो झंझला गया। मैं हकीर जात आपकी बराबरी नहीं कर सकती, मेरी यही औकात है। रात को ठंड से कपकपाती वो नीम बेहोश थी। अचानक किसी नर्म गदाज आगोश का एहसास करके जोया चौंकी थी। दराब कब से बेड पर लाया इसे पता ही न चला, और अब अपनी बाहों में लेकर वो इसके वजूद को गरमाइश। मॉम के कहने पर इसने जोया से निकाह तो कर लिया था, लेकिन दिल भी दिल में शदीद गुस्सा था। अभी वो अपना गुस्सा देखकर मॉम को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन इससे इस लड़की पर गुस्सा आ रहा था जो निहायत चिल्लाती और मकारी से इस घर में एक मजबूत जगह बना चुकी थी। पिंक कलर के सादा से सूट में मलबूस वो बहुत सिंपल तैयार हुई थी। मॉम ने बड़ी मोहब्बत से इसका हाथ पकड़ा था। निकाह तो सादगी से हुआ है, लेकिन वलीमे पर रिसेप्शन में बहुत धूमधाम से करूंगी, वो दुराब से कह रही थी। इसने मुंह बनाते मुंह फेर लिया, फिर मोबाइल देखता उठ खड़ा हुआ। मैं जा रहा हूँ, जरूरी काम है। इसने पलटकर जोया की तरफ देखा भी नहीं था। वो जानती थी अभी जिंदगी में और भी आजमाइशें हैं जो इसे उबूर करनी है। फिर वो दबे दबे से लहजे में फारिया बेगम से कहने लगी, सर के साथ आपने जोर जबरदस्ती की है मैम। वो तो इस निकाह पर राजी ही नहीं थे। मैं भी सर्वेंट क्वार्टर में रह लेती हूँ, वो मासूमियत से कह रही थी। दरहकीकत इसे दुराब के गुस्से से डर लग रहा था। वो अभी भी ये सर मैम, क्या हो गया है तुम्हें मेरी बेटी? मैंने तुम्हें सिर्फ बेटी बनाया ही नहीं बल्कि दिल से माना है, और तुम मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी हो। और अब ये सर मैम कहना छोड़ दो। वो हंस रही थी, इनकी मुस्कान बड़ी उजली थी। जोया भी मुस्कुरा दी। फिर फारिया बेगम के कहने पर वो हिचकिचाते हुए दुराब के कमरे में आ गई थी। इस निकाह से पहले तो वो लम्हे भर को भी इस कमरे में कदम नहीं रखती थी। जानती थी कि वो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इसे शक भरी नजरों से देखता है कि वो एक चोर, एक लालची, दौलत की प्यासी लड़की है। कमरा बड़ा ही शानदार था। जहाजी साइज बेड, दीवार गिर अलमारी और लगे हुए सफेद पर्दे, बड़ा ही आला ज़ौक़ था कमरे की सेटिंग का। जोया को अपनी जात बड़ी हकीर महसूस हो रही थी। तभी वो बेड के एक कोने पर टिककर घबराए हुए दिल के साथ लेट गई। रात के 10 बज रहे थे। अमूमन वो 11 बजे सो जाया करती थी। आज का दिन बड़ा ही अजीब सा गुजरा था। पहले तो दिल पर ऐसी छुड़ियां चली कि इसकी रूह ही जख्मी हो गई थी, लेकिन फिर इख्तिताम उतना ही खुशगवार हुआ था। इसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे इसकी जात मुकम्मल हो गई हो। इन्हीं खुशगवार सोचों में मुब्तला वो नींद की आगोश में चली गई थी। रात का ना जाने कौन सा पहर था जब एक जोरदार आवाज पर इसकी आंख खुली तो चौंक कर उठ बैठी। लंबी लंबी पलकें झपकते वो अभी तक नींद के खुमार में थी। याद ही ना आया कि वो दुराब के कमरे में है। होश तो जब आया जब इसे सामने खड़े गुस्से से इसे देखते पाया। इसका अंदाज, इसकी आंखें, वो चुपती हुई नजरों से इसके वजूद को देख रहा था। किसकी इजाजत से यहाँ सो रही हो? इसका गुस्से से बुरा हाल था। जोया ने सर झुका लिया, फिर नर्म लहजे में कहने लगी, मॉम ने कहा था मुझे यहाँ आने को। तुम तो पहले ही यहाँ आने के ख्वाब देखती थी। अब देखो तुमने चालाकी से अपने सारे ख्वाब पूरे कर लिए, बिना ये सोचे कि दूसरा फरीक इस रिश्ते पर राजी है या नहीं। बस तुमने मॉम को घेरे में लेकर अपना मतलब हासिल कर लिया। तो रात के इल्जाम पर इसकी आंखें नम हो गई थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सिर्फ इनकी ख्वाहिश थी, मेरी नहीं। अगर आपको मेरा वजूद इतना नाकाबिले बर्दाश्त लगता है तो मैं सर्वेंट क्वार्टर में रह लूंगी।
किसी को पता नहीं चलेगा कि हमारा निकाह हो चुका है। भले ही आप दूसरी शादी कर लीजिएगा। वो भराए हुए लहजे में कह रही थी। वो तो मुझे करनी है। मैं तुम जैसी मिडिल क्लास आम सी लड़की के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। दुराब ने तनफ्फुर से कहा तो वो उठ खड़ी हुई। जोया के कदम दरवाजे की तरफ बढ़े तो अचानक दुराब ने इसे बाजू से पकड़ लिया। अभी कहाँ जा रही हो? आधी रात को। मैं जा रही हूँ, मेरी औकात वही है, सर्वेंट क्वार्टर में। आपको मेरी वजह से कभी परेशानी नहीं होगी। अच्छा, ताकि दूसरी सुबह मॉम को फिर सदमा लगे। मैं बार बार इन्हें तकलीफ नहीं देना चाहता और इसी तकलीफ से बचाने के लिए मैंने तुमसे निकाह किया है। चुपचाप सो जाओ यहाँ पर। इस निकाह का फैसला मैं 1-2 हफ्ते बाद करूंगा। आंखों में आंसू लिए जोया चंद लम्हे इससे देखती रही, फिर गुस्से से पैर पटकती बेड के आखिरी कोने पर आकर टिक गए। कमरे में मौजूद 2 नफूस अपनी अपनी सोचों में मुब्तला हैं। ये बड़ी अजीब सुहाग रात थी। दूल्हा सारे जहां से नाराज लग रहा था तो दुल्हन अपनी कमाईगी के एहसास से आंसू बहा रही थी। ये सब क्या मॉम? वो हिचकिचाते हुए फारिया बेगम को देख रही थी, जिन्होंने इसके सामने कपड़ों का एक ढेर फैला रखा था। खूबसूरत महंगे कपड़े, ब्रांडेड शूज, सैंडल, मेकअप का ढेर, सामान, ज्वेलरी, न जाने क्या क्या था। ये सब तुम्हारे लिए है, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी बेटी बनाया है, बहू नहीं। और एक माँ अपनी बेटी को ये सब सामान देती है, जरूरत का सारा सामान इसके सामने रखा था और वो इनकी मोहब्बत पर आंसू बहा रही थी। ये रो क्यों रही हो तुम? इन्होंने इसे झिड़का तो वो आंसू साफ करते हुए कहने लगी, शायद मेरे किसी सब्र, किसी नेकी के बदले में खुदा ने मुझे आपके खुलूसे दिल, आपकी मोहब्बत अता की है। मैं इस काबिल नहीं हूँ। इन्होंने प्यार से जोया को गले लगा लिया था। आज के बाद मैं तुम्हें इन सादा कपड़ों में ना देखूं। अब तैयार होकर रहा करना। वैसे भी मैं सोच रही हूँ 1 हफ्ते बाद का रिसेप्शन रख लूं। सारे रिश्तेदार, दुराब के सारे फ्रेंड्स, बिजनेस सर्कल, सबको इनवाइट करना है। और मैं चाहती हूँ मेरी बहू सबसे खूबसूरत लगे, जैसे आसमान में चमकता चांद। फारिया बेगम के मुंह से ये अल्फाज सुनकर इसके लबों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट आई थी। मैं तो आम सी लड़की हूँ, इतनी खूबसूरत कहाँ हूँ मॉम? इसे दुराब की बात याद आई थी। फारिया बेगम बहुत खुश लग रही थी, लेकिन जोया सोच रही थी कि मॉम नहीं जानती ये इसका बेटा तो एक के बाद इसकी जिंदगी का फैसला करने वाला है कि वो इसे अपनी जिंदगी में रखेगा या नहीं। इन्हीं सोचों में मुब्तला इसका चेहरा मुतगय्यर हो रहा था। शाम को फारिया बेगम के स्टार पर वो तैयार हो गई थी। गहरे मैरून मस्टर्ड कलर का इम्तिजाज लिए जब वो ये खूबसूरत सूट पहनकर तैयार होकर आई तो वो इससे देखती रह गई। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। वो बैठकर उंगलियां मसल रही थी। बड़ा ही अजीब लग रहा था, लेकिन ये भी हकीकत थी। वो इनकार करके इनका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, जबकि बेटा तो आंख उठाकर इसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। इसे हकीर, लालची और दौलत का पुजारी समझने वाला इस मुखलिस दिल वाली औरत का बेटा निहायत ही मगरूर था। शाम को 6 बजे ही वो ऑफिस से घर आया था। वही लाउंज में मॉम के पास बैठ गया। चाय के लिए। चाय लेके आओ खानिम, इसने एक जोरदार आवाज लगाई थी। फिर बजाय खानिम के 5-10 मिनट बाद खुशबूदार वजूद लिए किसी ने इसके सामने चाय रखी तो वो चौंक गया। आंखों के आगे सितारे से चमक रहे थे। चूड़ियों की छनछनाहट, कंधे पर फिसलते हुए दुपट्टे को संभालते वो चाय रखने लगे। बुरी तरह घबरा गए। खानम गांव चली गई है, 15 दिन की छुट्टी लेकर, मॉम इसे बता रही थी। जोया पलटने लगी जब मॉम ने इसे पुकारा था। आ जाओ बेटा, तुम भी हमारे साथ बैठो। इसे बड़ा अजीब लग रहा था। तो रात ने एक बार भी निगाह उठाकर इसकी तरफ देखा नहीं था, बल्कि माथे की तेवड़ियां चढ़ गई थी। शायद वो समझ रहा था कि जोया जानबूझकर इसे अदाएं दिखाकर अपनी तरफ माइल करना चाहती है। मैं भी आती हूँ कहती न जाने कहाँ किस कमरे में गायब हो गई थी। फिर वो आकर फारिया बेगम के रूम की सफाई करने लगी। शदीद एहसासे कमतरी वो अपने अंदर महसूस कर रही थी।
बार बार इसकी आंखें डुबडुबाते जा रही थीं। फिर रात को वो बहुत देर से कमरे में गई थी। दुराब लैपटॉप पर बैठा कोई काम कर रहा था। इसकी आंखों से भी नींद कोसों दूर थी। वक्त गुजारी के लिए वो किताब पढ़ने लगी। बार बार चूड़ियों की छन छन सी हो रही थी। क्या है ये? क्यों इतना शोर कर रही हो कमरे में? वो तनक कर ऐसे कहने लगा। इसका इशारा जोया की चूड़ियां और इसकी पहनी हुई ज्वेलरी की तरफ था। वो शर्मिंदा सी हो गई। एक एक करके सारी चूड़ियां उतार दी। इसका चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख हो रहा था। दुराब ने एक लम्हे के लिए अपने लहजे पर अफसोस किया। चंद लम्हे पहले इसका चेहरा बड़ा मुतमईन और शाद लग रहा था, लेकिन इसके गुस्सा बढ़ने पर अब वो डिस्टर्ब सी हो गई थी। लड़ती पलकें इस बात का इशारा थी कि वो अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। फिर सर झटक कर वो काम करने लगा। ये सोचकर पहले मॉम पर अपनी मासूमियत और हुस्न का जादू चलाया और अब वो इस पर सेहरदारी करना चाहती है। क्या आपका दिमाग तो ठीक है मॉम? ये क्या कह रहे हैं? रिसेप्शन करना चाहती हैं? इस इमरजेंसी निकाह के बाद जो आपकी जिद पर हुआ है। वो हद से अकड़ गया था जब फारिया बेगम ने इससे वलीमे के रिसेप्शन का कहा तो क्या इसमें गलत है? मैं इसे अपने सर्कल से मिलवाना चाहती हूँ। अपने रिश्तेदारों में पता तो चले कि ये तुम्हारी बीवी है। अच्छा है, इसकी भी एक पहचान बनेगी। अभी तक तो किसी को पता भी नहीं होगा कि तुमने निकाह कर लिया है। वो इसे नरमी से समझाने की कोशिश कर रही थी। नो नेवर, कभी नहीं, हरगिज नहीं, मैं इसे मिलवाऊंगा। वो भी किस नाम से? इसका खानदान क्या है? इसके माँ बाप कौन है? मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं और आपने बगैर सोचे समझे इसे मेरी बीवी बना दिया। इसके बाद फारिया बेगम को अफसोस हुआ था। अरे बेटा, इसके माँ बाप नहीं है, फुप्पो ने पाला था इसे। घर इसलिए छोड़ के आए क्योंकि इसका सगा फुप्पा कोई नजर रखने लगा था इस पर। वो निश्चयी था, शराब का आदी। बता चुकी है बेटा मुझे सब ये। मॉम को पूरी राम कहानी मालूम थी। अच्छा, खानदान वाले ऐसे हैं तो खुद कैसी होगी ये? सिर्फ अच्छाई का नाटक कर रही है। बहुत जल्द इसकी असलियत आपके सामने आ जाएगी। जुबान चबाकर अल्फाज अदा करता वो बहुत जहरीला लग रहा था। फारिया बेगम ने इससे घूर कर देखा। अगर ऐसी बात होती तो मैं कभी भी इसे तुम्हारी जिंदगी में शामिल नहीं करती। दिल जीत लिया है इसने मेरा, अपनी अच्छाई और खलूस नीयत से। दरवाजे के इस पार खड़ी जोया इन दोनों माँ बेटे की बातें सुन रही थी। वो इन्हें देने आई थी, लेकिन दुराब को अपने बारे में हकारत से बात करते देखकर वहीं पर रुक गए। अंदर जैसे एक जंग छिड़ गई थी। न जाने कब तक इसे अपनी जात की सफाई देनी पड़ेगी। काश मैं मैम के कहने पर यह निकाह न करती। वो यहीं पर जैसे जमकर खड़ी हो गई थी। अचानक ही दुराब ने बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला और दरवाजे में पिवस्त इसके वजूद को देखकर वो हैरान रह गया। वो खाली खाली नजरों से इसे देखती रह गई। इसकी नजरों में कोई तासुर ना था। खामोशी से फारिया बेगम की तरफ बढ़ गई, जबकि दुराब इसकी पुश्त को देखता रह गया था। वो अब अक्सर ही रात को देर से घर आने लगा था। जोया इसकी रूटीन से अच्छी तरह वाकिफ थी। पहले वो शाम के 6 बजे ही घर आ जाता था, लेकिन अब जब से इन दोनों का निकाह हुआ था, रात के 11, 12, 1 बजे से पहले आता ही नहीं था। फिर इसके लाख मना करने के बावजूद नाम ने रिसेप्शन के कार्ड छपवा दिए थे। फिर इसके लाख मना करने के बावजूद मॉम ने रिसेप्शन के कार्ड छपवा दिए थे। एक शानदार वलीमा मुनक्किद किया जा रहा था। वलीमे का ड्रेस खरीदने वो इन दोनों को साथ भेजना चाह रहे थे, लेकिन दुराब ने साफ इनकार कर दिया। ये क्या बच्चों की तरह तुम जिद कर रहे हो? देखो, मेरे कहने पर तुमने ये निकाह किया है तो अभी इसे कायम करने की भी कोशिश करो। इस लड़की से आखिर तुम्हें इतनी नफरत, इतनी चिढ़ क्यों है? मैं वजह नहीं जान सकी हूँ। वो बड़ी अफसुर्दा लग रही थी और यही अफसुर्दगी वो अपनी माँ के चेहरे पर देखना नहीं चाहता था। तभी अनजान बनते हुए कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं चला जाऊंगा इसके साथ। अब अपना मुंह ठीक करें। इसने प्यार से माँ के चेहरे पर हाथ रखा था, फिर जल्द ही इन्हें बातों से बहला लिया। वो पुरजोश होकर आने वाले रिसेप्शन के बारे में
बातें कर रही थी। फिर रात को ही इससे वक्त मिला था जब फारिया बेगम ने जोया को तैयार होने के लिए कह दिया। व्हाइट कलर का सादा सा कुर्ता और ऑर्गेन्जा का दुपट्टा कंधों पर डाले वो इसके साथ जाने के लिए तैयार थी। बार बार उंगलियां मसलती, होंठ चुबाती। वो बड़ी कंफ्यूज हो रही थी। मॉम के सामने तो वो फिर भी इससे बेहतर अंदाज में पेश आता, लेकिन अकेले में इसे खूब जलील करता था। इसलिए वो इसके साथ जाने से घबरा रही थी, लेकिन वलीमे का ड्रेस तो लेना ही था। इसलिए इसके साथ फ्रंट सीट पर बैठकर वो बाहर के मनाजिर देखने लगी। दोनों के दरमियान खामोशी के सिवा कुछ ना था। तभी अचानक दुराब के मोबाइल पर कॉल आई थी। हाँ रिदा, बोलो, क्या कह रही हो? इसने एयरपोर्ट कान से लगाया था। दूसरी कॉल पर मौजूद रिदा ने न जाने क्या कहा कि इसका बुलंदो बांग कहका गाड़ी में गूंजा था। जोया हैरान रह गई थी। इसने कभी दुराब को हंसते हुए नहीं देखा था और वो अब इस लड़की से हंस हंस कर बात कर रहा था। ठीक है ठीक है, कल रात का डिनर रखो, ओके फिर बात करता हूँ। इसने फोन काट दिया था। शान ने बेनियाजी से तेज तेज गाड़ी चला रहा था, जिससे बहुत जल्दी हो। जोया को अनगिनत झटके लग रहे थे। वो भी मुंह दूसरी तरफ करके बैठी रही। वो मुझ जैसी नापसंदीदा शख्सियत को बर्दाश्त कर रहे हैं। इनकी हिम्मत है। अपने बारे में तज्जिया लगाती इन्हीं सोचों का शिकार थी। वो इसे एक महंगे मॉल में लेकर आया था। दिखाना चाहता था कि वो कितने महंगे जोड़े पर हाथ रखती है, लेकिन वो बहुत बेवकूफों की तरह इन भारी भरकम खूबसूरत रंगों वाले जोड़ों को देख रही थी। इससे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दुराब इसकी हालत से लुत्फानंदोज हो रहा था, जो बेबसी से खड़ी कभी एक जोड़े को देखती तो कभी दूसरे को। तकरीबन 15-20 मिनट गुजर गए। मोहतरमा, जल्दी करें, मेरे पास ज्यादा फालतू वक्त नहीं है। मॉम के कहने पर तुम्हें मैं यहाँ ले आया हूँ, मेरा एहसान समझो। वो इसे दबे दबे लहजे में कहता गुस्सा कर रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे इन चीजों के बारे में मालूम नहीं है। तभी सामने खड़ी लड़की ने इसकी बात सुन ली। वो फौरन ही इसके पास आई थी। सर, क्या मैं मैम की हेल्प कर दूं? कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारी वैरायटी को देखकर पसंद करना मुश्किल हो जाता है। वो बड़े नर्म लहजे में दुराब से इजाजत मांग रही थी। फिर इसी लड़की की मदद से इसने एक ग्रे कलर की मैक्सी पसंद की। इसे मालूम भी नहीं था कि कितनी महंगी है, लेकिन ये सब करते हुए इसे बड़ा अजीब महसूस हो रहा था कि वो लड़की कहने लगी, मैम आप ट्राई कर लें, मैं सर को भी आपके साथ चेंजिंग रूम में भेज देती हूँ। क्या मतलब, क्या वो मेरे साथ जाएंगे? वो एकदम उछली थी तो लड़की कहने लगी, वहीं पर वॉशरूम भी है, चेंजिंग रूम भी है, आपस में आराम से आप डिस्कस करके ये आउटफिट सेलेक्ट कर सकते हैं। फिटिंग वगैरह भी आराम से आप चेक कर लेना। क्या परेशानी है? क्या परेशानी है और कितनी देर लगेगी? भुगता गया था इन सब चीजों से। तभी वो लड़की कहने लगी, मैम को कंफ्यूजन है, इसलिए मैंने ने मशवरा दिया है कि वो चेंजिंग रूम में जाकर ये ड्रेस पहनकर देख लें। आप इनकी हेल्प कर दीजिएगा। लड़की की बात पर इसने सर हिला दिया और सामने ही तो चेंजिंग रूम था। जोया को बड़ा अजीब लग रहा था। फिर चेंजिंग रूम में जाते ही वो इससे कहने लगी, मुझे ये ठीक लग रहा है, अब यही खरीद लें। अगर तुम्हें ये सही से नहीं आया और इसमें मजाक बनकर रह गई तो बेहतर होगा कि तुम इसे पहनकर चेक करो। इसके भारी लहजे पर वो शर्मिंदा सी हो गई। फिर ना चाहते हुए भी वॉशरूम में चली गई, लेकिन पीछे मौजूद जिप इससे बंद ही नहीं हो रही थी। तकरीबन 15-20 मिनट ऐसे ही गुजर गए और वो परेशानी से खड़ी थी। तभी दुराब ने इसे जल्दी का कहने के लिए जैसे ही वॉशरूम के दरवाजे पर हाथ रखा तो वो खुलता चला गया और पीछे वो जिप लगाने की कोशिश कर रही थी। फिर इसने भी इसकी मुश्किल आसान कर दी बंद करके। ऐसे लग रहा था जैसे ये ड्रेस इसी के लिए बनाया गया हो। दुराब ने मुंह फेर लिया था। एक लम्हे को इसकी धड़कनें शोर मचाने लगी थीं। बाल चारों तरफ बिखरे हुए थे, जो शायद ड्रेस पहनते हुए उलझ गए थे। उलझी उलझी घबराई हुई सी वो किसी जंगल में खो जाने वाली शहजादी से कम नहीं लग रही थी। ऊपर से सुर्ख चेहरा, वो इसके सामने बहुत ही शर्म महसूस कर रही थी। वहां मर रहे, वहां जाकर देख लो। आराम से ये कहते ही वो पलट गया।
वहां मिरर है, वहां जाकर देख लो। आराम से ये कहते ही वो पलट गया था, लेकिन जोया को इसे चेंज करने में जल्दी हो रही थी। तभी वो जल्दी से चेंज करके दुराब से कहने लगी, मुझे ये ठीक लग रहा है और आपको ये कलर पसंद आया है। वो इससे मासूमियत से ऐसे पूछ रही थी जैसे इन दोनों के दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुकात हों। पहनना तुम्हें है, मुझे नहीं। इससे तुम्हें पसंद आना चाहिए, मुझे नहीं फर्क पड़ता, तुम जो भी पहनो। रूखे अंदाज में कहता हुआ इसे सुना गया था। जोया का दिल एकदम ही जैसे मुट्ठी में आ गया था। वो अपने दिल को टूटा बिखरता महसूस कर रही थी। कितना जिद्दी, कितना अनापरस्त शख्स है ये। जब वो रात को कमरे में आया, दोनों हाथों पाँव में मेहंदी लगाए वो नीचे कारपेट पर बैठी थी। मेहंदी की सूंधी सूंधी खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। ऐसे देखकर जोया ने सर झुका लिया। मॉम ने मेहंदी आर्टिस्ट घर पर ही बुलवा ली थी। इसने ऐनक हथेली के बीच में एक गोल जगह छोड़ दी। इसने ऐन हथेली के बीच में एक गोल जगह छोड़ दी। यहाँ आपके हस्बैंड का नाम लिख देती हूँ। मेहंदी आर्टिस्ट मुस्कुराते हुए जोया से पूछ रही थी। वो जानती थी शहर के मशहूर बिजनेसमैन दुराब हमदानी की वाइफ है ये, इसलिए इसने दुराब का नाम इसकी ऐन हथेली पर लिख दिया। जोया अपनी शोर मचाती धड़कनों पर हैरान थी। वो अपने आप को दुराब से मोहब्बत करने से ना रोक सकी थी। रिसेप्शन का आज इंतजाम किया गया था। पॉलर वाली ने इसके हुस्न को चार चांद लगा दिए थे। वो आईने में अपने आप को देखती हैरान रह गई थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी आ गई थी। अपने रिसेप्शन पर वो घबराई घबराई सी बैठी थी, लेकिन जब दुराब ने इसे पहली नजर देखा तो वो खुद भी हैरान रह गया था। एक पल को तो वो भी नजरें हटाना भूल गया। मामा देखें, ब्राइट कितनी ब्यूटीफुल है। इससे पीछे किसी बच्चे की आवाज आई थी। तो ही नजरों का इर्तिफार हटाता इससे पीछे किसी बच्चे की आवाज आई थी तो ही नजरों का इर्तिकाज हटा था। चेहरे से साफ जाहिर था कि वो बहुत कंफ्यूज हो रही है। ममा की व्हीलचेयर के पीछे खड़ी वो दुराब पर अपना सहर तारी कर रही थी, जबकि ममा इसे हर एक से मिलवा रही थी। इसके हाथों की मेहंदी को खूब रंग दिखा रही थी। स्टेज पर वो अकेली ही बैठी हुई थी। फिर मॉम ने दुराब को इसके पास भेज दिया। जोया के वजूद से उठती खुशबू दुराब के हवासों पर छा रही थी। आज तो इतनी संजीदगी गुस्सा अच्छा नहीं है यार। देखो कितनी क्यूट वाइफ मिली है तुम्हें, किसी लड़की की आवाज पर। जोया हैरान रह गई। दुराब भी इसे देखकर मुस्कुरा दिया। वो रिदा गिरदेसी थी, इसकी कुलीग। मिलवाओगे नहीं अपनी वाइफ से हमें? वो मुस्कुराते हुए कह रही थी तो दुराब मुस्कुरा दिया। जरूर, क्यों नहीं। इनसे मिलो जोया, ये मेरी कोलीग हैं, बिजनेस पार्टनर। इनसे मिलो जोया, ये मेरी कोलीग हैं, बिजनेस पार्टनर रिदा गिरदेसी। जोया ने आगे बढ़कर इसे सलाम किया था। फिर वो अक्सर भी लोगों से इसे मिलवाता रहा, क्योंकि लोगों का एक जमे गफीर था जो इनके रिसेप्शन पर आया था। रात के 3 बजे का ये सब खत्म हुआ। थकन के मारे इसकी हालत पूरी थी। इससे तो आज खाना भी नहीं खाया गया था। मॉम ने एक मखमली डब्बा इसके हाथ में थमाया था। ये लो जोया, को मुंह दिखाई देते ना। वैसे भी इसे लग रहा है तुम्हारी शादी आज ही हुई है। देखो मेरी बहू की कितनी खूबसूरत लग रही थी। वो हद से ज्यादा खुश लग रही थी। दुराब को गुस्सा आया। ये क्या चोंचले हैं मॉम, मैं कोई तोहफा नहीं दे रहा इसे। मॉम ने इसे घूरा तो मजबूरन इसने वो तोहफा अपनी जेब में रख लिया। जोया को भी इन्होंने हदायत की थी, जब तक दुराब कमरे में नहीं आए तुमने कपड़े तब्दील नहीं करने। न जाने आज वो क्या चाह रही थी, जबकि जोया को यूं दुल्हन बनकर इसके कमरे में बैठना बड़ा अजीब लग रहा था। वो तो इसे देखता तक नहीं था, नर्म लहजे में बात तक नहीं करता था, और आज वो ऐसे इंतजार कर रही है जैसे इसकी सुहागरात है। वो दिल ही दिल में अजीब फीलिंग महसूस करती। जैसे ही उठी अचानक के दरवाजे खोलकर दुराब कमरे में आया। न जाने क्यों इसे खुद पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो आज अपने जज्बात कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। जोया को देख देख कर दिल चाह रहा था कि इसके नाजुक लबों को अपने हाथों से छू कर देखते हैं, इसकी गहरी काली स्याह आंखों में खो जाए, इसकी मासूमियत को मोहब्बत से ऐसे घेरे कि वो फिर कुछ सोचने समझने के काबिल ही ना रहे। दिल मचल मचल कर
इसके नजदीक जाने को उकसा रहा था। शायद निगाह के दो बोलों में ऐसी ही ताकत होती है। वो जो कपड़े तब्दील करने के लिए कदम बढ़ा रही थी, अचानक ही रुक गई। मदहोश सी होकर इसे देखने लगी। वो जो अपनी परेशानी मसल रहा था। आपकी तबीयत तो ठीक है? क्या सर में दर्द है? उंगलियां मसलते वो इससे पूछ रही थी। नहीं, ठीक हूं मैं, नरोटेपन से कहता वो वहीं सोफे पर गिरकर टाई की नॉट ढीली करने लगा। जोया रुख फेरकर हाथों से चूड़ियां उतारने लगी। मेहंदी से सजे खूबसूरत हाथ और हथेली के बीच में लिखा हुआ दुराब का नाम। अचानक ही सोफे से उठकर वो इसके पास गया था। क्यों इतने हुस्न के जादू चला रहे हो? जानती भी हो मेरी हालत। इसने इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा था। जोया शर्मा गई। मैंने क्या किया है? वो अपनी असली मासूमियत से इससे कह रही थी, जबकि दुराब अपने होंठों से इसके एक एक नक्श को छू रहा था। दोनों की धड़कनें जैसे हमनाम हो गई थी और वो अपने आप को एक अलग ही दुनिया में महसूस कर रहा था, जिसमें सवाए इन दोनों के कोई भी नहीं था। इसके वजूद की नरमाहट, इसके होंठों का गुलाबीपन वो आज करीब से देख रहा था। लेकिन एक झटके में ही दुराब अपने होशो हवास में वापस आया था। वो अभी तक सोफे पर ही बैठा हुआ था, जबकि जोया कपड़े बदल कर सो भी गई थी। वो अपने जज्बात के हाथों हार मानने लगा था। दरहकीकत वही होना चाहिए था जो वो सोच रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। न जाने इसकी अना का बुत कब टूटने वाला था। सुबह जोया की आंख खुली तो इसने ड्रेसिंग टेबल पर रखा हुआ वो लाल रंग का मखमली डब्बा देखा था, जिसमें सोने के खूबसूरत कंगन थे। इसके आंखों में नमी चमकी थी। एक बार भी दुराब ने इसकी तारीफ नहीं की थी। तारीफ तो दूर की बात है, इसने नजर उठाकर इसे देखा भी नहीं था। अपनी बीवी को वो गम की शिद्दत पर महसूस कर रही थी। जब तैयार होकर आई तो हर किसी ने इसकी तारीफ की थी। फिर वो अपने आप को सरजनिश करने लगी कि मैं क्यों अपने आप को औकात से बाहर सोचने लगी हूँ। इन्होंने कहा था कि वो मुझे कभी भी अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज वहीं तो कल मुझे छोड़ देंगे। इन्हीं सोचों में मुब्तला वो शदीद मायूसी का शिकार थी। दुराब को न जाने क्या हो गया था। वो हद से ज्यादा चिड़चिड़ा रहने लगा था। मुलाजमों पर गुस्सा करना, घर आकर मॉम से बिला वजह बहस करना, और जोया तो खौफ के मारे इसके सामने आती ही नहीं थी। खाने में इससे खाने वगैरह का पूछती थी। वो अपने अंदरूनी खलफिशार से घबरा रहा था। इन जज्बों से जो जोया के नाम हो गए थे। वो जानने लगा था कि सच्चाई है कि जोया को देखकर इसके जज्बात बेकाबू हो जाते हैं। अब अपनी जिंदगी में इसे शामिल करने के लिए वो अपनी अना को मारना नहीं चाहता था। तभी तो वो इतने गुस्से में रहने लगा था। किस तरह इसकी तरफ नरमी मोहब्बत का हाथ बढ़ाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसने दिल में ठान ली थी कि वो हरगिज इस लड़की के सामने खुद को कमजोर जाहिर नहीं करेगा, जबकि वो मासूमियत अपनी खूबसूरती से इसे घायल कर चुकी थी। हर रोज तैयार होती सिर्फ और सिर्फ फारिया बेगम की खातिर, इन्हें खुश करने के लिए। लेकिन जैसे ही रात को दुराब आता तो वो पहले से ही इन सारी चीजों को उतार कर रख देती। जानती थी कि चूड़ियों का शोर ऐसे नागवार गुजरता है। फारिया बेगम के सामने वो जाहिर करती थी कि इसकी और दुराब की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन हकीकत में कुछ भी सही नहीं था। इस दिन वो बिजनेस डिनर में जाने के लिए तैयार हो रहा था। शानदार शलवार पहने इसकी शख्सियत बहुत जाजिब नजर लग रही थी। फारिया बेगम ने इसके निखरे निखरे तैयार वजूद को देखा, फिर कहने लगी, जोया को भी अपने साथ ले जाओ। इसे अपने साथ कहीं लेकर नहीं आते जाते। मॉम, मैंने आपकी ख्वाहिश पर इससे निकाह कर लिया है, यही बहुत है। अब इससे ज्यादा की उम्मीद न रखिएगा। अपनी ब्रीफली निगाहें जोया पर टिकाए वो सर झटकते वहां से चला गया था, और जोया अपने दिल में अजीब सी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। फारिया बेगम को भी जरा अच्छा न लगा। मॉम प्लीज, आप इन्हें ऐसा ना कहा करें। वो हर वक्त तो मुझे अपने साथ लेकर नहीं जा सकते, और फिर मुझे भी इनके साथ जाने में अजीब सा महसूस होता है। इसने अपने तौर पर माहौल का तनाव कम करने की कोशिश की थी। इससे दुराब पर भी गुस्सा आ रहा था, जिसने फारिया बेगम से बड़ी बदतमीजी से जवाब दिया था। फिर वो रात को 1 बजे वापस लौटा था। डिनर बड़ा ही खुशगवार था।
लेकिन अभी तक इसके इंतजार में जाग रही थी। कल फारिया बेगम के चेकअप के लिए इन्हें डॉक्टर के पास जाना था। वो इसी वजह से इसका इंतजार कर रही थी। इसे यूं जागते देखकर दुराब ने मुंह फेर लिया था। हालांकि आज उसका मूड बड़ा खुशगवार था। तभी इसके चेहरे पर सख्ती में कमी देखकर जोया ने हिचकिचाते हुए बात का आगाज किया था। कल आप मॉम को डॉक्टर के पास लेकर जा सकते हैं, इनका चेकअप है। अभी इसने मुंह फेरकर जोया को देखा और हकारत से कहने लगा, मेरी माँ है और मुझे मालूम है। पहले ही मोबाइल पर मुझे अपडेट आ गई थी, तो मैं इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं, इसने तड़क कर जवाब दिया था। वो इसके रवैये पर हैरान रह गई थी। दिल था कि डूब डूब कर उभर रहा था। वो हैरान होती, इतनी जिल्लत, इतनी बेइज्जती होने के बावजूद वो यहाँ पर कैसे रह रही थी। शायद मजबूरियों की वजह से। एकदम से इसका चेहरा बिल्कुल लाल सुर्ख पड़ गया था। जिल्लत और शर्मिंदगी का एहसास इसे अंदर ही अंदर मारने पर तुला था। लेकिन दुराब ने इसका चेहरा नहीं देखा था। वो कपड़े बदलने वॉशरूम में चला गया था। जैसे ही कपड़े बदल कर आया, वो अभी तक ऐसे ही साकित बुत की तरह बैठी थी। आखिर मॉम को समझाती क्यों नहीं? वो चाहते हैं कि मैं तुम्हें हर जगह अपने साथ घसीटता फिरूं। नहीं, ये नामुमकिन है। फिर भी तुम ही इन्हें उकसाती हो। डुबडुबाती आंखों से जोया ने इसे देखा था। मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? अपनी औकात अच्छी तरह पहचानती हो। एटलीस्ट मैं तो आपके बारे में इनसे कोई बात भी नहीं करती। एक बिजनेस सर्कल है मेरा, नामी गिरामी लोगों में उठना बैठना है, और तुम्हारी क्या पहचान है? ना जात का पता, ना खानदान का पता। बस मॉम ने एक बोझ की तरह तुम्हें मेरे सर पर बिठा दिया। वो शीशे के सामने खड़ा बाल बना रहा था। ऐसे सुना रहा था कि जाने बिना के चंद लम्हे में ही इसकी जात की धज्जियां उड़ गई हैं। कहाँ से लाऊं खानदान? खानदान होता तो यूं जिल्लत का पहाड़ अपने कंधों पर लेकर ना बैठी होती। हर रोज ना मर मर कर जी रही होती। हाँ, बाप नहीं है, कब्र में जाकर सो गए तो क्या इनको कब्रों से जगाकर आपके सामने लेकर आऊं? दिल ही दिल में सोचती वो शदीद तनाव का शिकार हो गई थी। आंसू भल भल कर आंखों से गिर रहे थे। वो सोने के लिए लेट गया था, ये बिना सोचा कि इसने किसी के दिल पर छुड़ियां चला दी हैं। जोया ने अपने तकिया उठाया और नीचे कारपेट पर जाकर लेट गई। ये क्या तमाशा है? अब यहाँ क्यों सो रही हो? दुराब ने इसे जमीन पर बिछे कारपेट पर लेटते हुए देखा तो सर्द लहजे में कहा था, मेरी औकात जमीन की है, मेरी औकात हकीर है, आपकी बराबरी की नहीं, इसलिए मैं यहीं ठीक हूँ। हलक में आंसू का गोला फंसा हुआ था। मुश्किल ही आवाज निकली थी। दुराब को महसूस हो गया कि वो रो रही थी, और न जाने क्यों इसके आंसू इससे दिल पर गिरते हुए महसूस हो रहे थे। चंद लम्हे वो इसकी पुश्त को देखता रहा। मोटी सी चोटी जमीन पर पड़ी थी और वो बगैर कोई चादर ओढ़े ऐसे ही लेटी थी। रो रो कर जोया की आंखें सुर्ख हो रही थीं। वो बेआवाज रोए चली जा रही थी। जब भी दुराब इसे जलील करता तो वो इसे इतनी तकलीफ नहीं होती थी जितनी आज हुई थी। आंसू देखे खुश्क होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। काश जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं, इसका दिल एक ही तकरार कर रहा था। सर्दी की खनकी बढ़ती जा रही थी जो इसके पूरे वजूद में समा गई थी। एकदम ही जिस्म गर्म हुआ और फिर सर्द होता जा रहा था। इस पर कपकपी तारी थी सर्दी की शिद्दत से, लेकिन वो बेहिस बनी ऐसे ही लेटी रही। आखिर होशो हवास से बेगाना हो गई। काफी देर तक सर्दी में कांपती रही और फिर इससे एकदम गर्माइश का एहसास हुआ तो एकदम होश में आ गई। भारी पलकें झपकाते इसने आंखें खोलने की कोशिश की थी। एकदम से ही नजर दुराब के चौड़े सीने पर गनी थी। वो कब इसे बाहों में लेकर बेड पर दुराब हवा इसे पता ही नहीं चला। एकदम ही खुद को इसकी गिरफ्त से आजाद करना चाहा, लेकिन दुराब इसे चाहत भरी नजरों से देखता रहा। सो तो वो भी नहीं पाया था। काफी देर तक इसे रोता हुआ देखता रहा। दिल चाह रहा था कि अभी बाजों में उठाकर बेड पर लटा दे, लेकिन अना आरे आ गई थी। लेकिन जब 3-4 घंटे बाद इसकी आंख खोली तो इसने सर्दी से ठिठुरते पाते देखा तो वो परेशान हो गया कि इसे कोई होश ना था। तभी इसे अपनी बाजों में उठाकर बेड पर लटा दिया। वो बिल्कुल सर्द हो रही थी। अचानक ही जज्बात इस पर इतने हावी हुए
कि वो खुद पर काबू न रख सका। छोड़े मुझे, आपके काबिल नहीं हूँ, दूसरी शादी कर लीजिएगा। मेरी तरफ से इजाजत है आपको। मैं इसी बंगले के कोने में पड़ी रहूंगी। मॉम की खातिर। वो हिचकियों से रो रही थी। दुराब ने इसके चेहरे को अपने लबों से छुआ था। जब दूसरी बीवी आएगी तो देखा जाएगा, अभी तो फिलहाल पहले से ही काम चलाना पड़ेगा। इतना रोमांटिक, वो भी एक खड़ूस बंदा। जोया को अंदाजा नहीं था। वो मुजाहमत कर रही थी, हालांकि इसकी पनाहों में आकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई हसीन ख्वाब देख रही है। लेकिन दुराब आज सारे फासले समेट दिए थे। वो जो इतने अंदर से अपने अंदर तनाव, चिड़चिड़ापन महसूस कर रहा था, इसकी वजह इसे समझ आ गई थी। इसका दिल जोया को अपनी जिंदगी में कबूल कर चुका था, लेकिन दिमाग नहीं, इसलिए वो अजीब कश्मकश का शिकार था। तो आखिर दिल के आगे दिमाग की कब चलती है? आखिरकार इसके दिल के साथ साथ दिमाग ने भी हार मान ली थी और आज जोया को अपना लिया था। वो जो चंद लम्हे पहले मरने की ख्वाहिश कर रही थी, जैसे फिर से जी उठी थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे जिंदगी ने इसके सामने अपनी बाहें फैला दी थी। इस रात की शुरुआत जितनी बुरी हुई थी और इख्तिताम इतना ही खूबसूरत, दोनों की बोझल सांसें इस बात की गमास थी कि वो दोनों प्यार की दुनिया में एक दूसरे को कबूल कर चुके हैं। सुबह बड़ी रोशन और चमकीली थी। जब वो सोकर उठा तो जोया कमरे से बाहर थी। 9 बज रहे थे, लेकिन इसका आज ऑफिस जाने का कोई मूड नहीं था। इसका दिल पुरसुकून था और नजरें किसी को तलाश कर रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि जोया अहमद ही थी, जिस बुरी तरह इसने इस मासूम लड़की का दिल दुखाया था। फिर आखिर में इस पर अपनी प्यार की शिद्दत भी इस तरह लुटाई थी। फिर नहा धोकर कपड़े चेंज करके वो मॉम के कमरे में चला आया, जहां पर वो इनके कंधे दुबाकर खूब सवाब कमा रही थी। आज शाम को इन्हें डॉक्टर के पास जाना था। जैसे ही दुराब कमरे में आया, इसकी नजरें जमीन पर जा लगीं और चेहरा सुर्ख हो गया। फारिया बेगम ने भी महसूस किया था कि आज जोया के चेहरे पर अलग ही रंग थे। इसका चेहरा जगमगा रहा था। वो इसे ऐसे ही खुश देखना चाहती थी। इस मासूम लड़की की अच्छी जिंदगी के लिए इन्होंने ढेरों दुआएं की थी। कुछ होश भी है, अभी शौहर उठकर आया है, इससे नाश्ते वगैरह का भी इंसान पूछ लेता है। दुराब ने इसे देखते ही कहा था। फारिया बेगम तो हैरान रह गई। अरे जोया, ये सूरज कहाँ से निकला है? यकीन नहीं आ रहा कि दुराब को नाश्ता चाहिए, वो भी जोया के हाथ से। वो मुस्कुरा रही थी। हाँ तो क्या करो, ये लड़की जिसे आप बहुत मासूम समझती हैं, आपके साथ साथ लगता है इसने मेरे दिल पर भी कब्जा कर लिया है। इसने माँ के सामने इकरार किया तो जोया की हवाइयां उड़ गईं। वो एकदम ही कमरे से निकल कर भागी थी। किचन में आई तो सांस उथल पुथल हो रही थी। ओ मेरे खुदाया, इस शख्स का तो गुस्सा ही अच्छा है। प्यार की बारिश वो इस पर इस कदर बरसाएगा कि वो भीगती चली जाएगी। इससे अंदाजा ही नहीं था। इसके लिए जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने लगी। खानिम ने देखा तो फौरन कहा था, जोया बाजी मैं बना देती हूँ नाश्ता, आप क्यों जहमत कर रही हैं? कैसी बातें कर रही हो खानिम, मैं बना दूंगी, तुम मॉम के कमरे की सफाई कर दो। वो भी चाय दम पर रखी रही थी जब वो किचन में ही चला आया। स्याह जुल्फें पुश्त पर बिखरी थीं। अपनी सहरंगेज शख्सियत के साथ वो इसके सामने खड़ा था। आप टेबल पर जाएं, मैं नाश्ता वहीं लेकर आती हूँ। वो इससे नजरें भी ना मिला रही थी, तभी दुराब ने इसका हाथ पकड़ लिया। ये मत सोचना कि जो मैंने तुम्हारे साथ रात को किया था वो सब नींद में किया था। ये मत सोचना कि मैं होश में था। दुराब की बात ने इसके चेहरे पर हवाइयां उड़ा दी थी। तभी वो हंसने लगा। इसका फीका पड़ता चेहरा देखकर एकदम ही इसकी पेशानी चूम ली। मजाक कर रहा हूँ, मैं होश में था, लेकिन तुम होश में नहीं थी। मैंने तो पूरे होशो आवाज में तुम्हें अपनी जिंदगी में जगह दी है। मुझे माफ कर दोगी ना रात वाली बात पर? वो इससे माफी मांग रहा था। वो दुराब हमदानी जिसका गुस्सा आसमान को छूता था, आज वो जोया के सामने वो दुराब हमदानी जिसका गुस्सा आसमान को छूता था, आज वो जोया के सामने इकरार कर रहा था कि इसने जोया वो अपनी जिंदगी में कबूल कर लिया है। वो शर्माते हुए लब कुचलने लगी।
वो सोच भी नहीं सकता था कि जोया कैसे इससे मोहब्बत करने लगी थी, इतनी कि शायद इसके बगैर सांस लेने का तसव्वुर भी महाल था। मैं भला आपको क्यों माफ करने लगी? और आप मुझसे माफी मत मांगे, आपने तो कुछ किया ही नहीं, वो मासूमियत से कह रही थी। वैसे तुम्हारा पूरा नाम क्या है? जी, वो हैरत से कहने लगी। इसकी बात का मतलब नहीं समझी थी। मेरा पूरा नाम जोया अहमद है, वो हैरत से इससे कह रही थी। लेकिन तुम्हारा नाम जोया नहीं, मासूम जोया होना चाहिए, क्योंकि तुम इतनी मासूम हो कि बड़ी चालाकी से सामने वाले पर अपनी मासूमियत का जादू चला देती हो। वो हैरत से इसे देखती रह गई, जबकि दुराब ने इसका हाथ थाम लिया था। मैं आज अपने आप को बहुत पुरसकून, बहुत ही खुश महसूस कर रहा हूँ। वो बात जो मैं कई दिनों से समझने की कोशिश कर रहा था, वो तुम्हारे आंसू ने मुझे समझा दी। जोया की आंखों में नमी थी। मैं जानती थी खुदा एक न एक दिन आपके दिल में मेरे लिए जरूर मोहब्बत पैदा करेगा, चाहे वो फिर एक लम्हे में हो या फिर इसके लिए सारी जिंदगी लग जाए। दुराब ने इसके आंसू साफ कर दिए थे। अब मैं तुम्हें कभी रोता हुआ ना देखूं, क्योंकि तुम दुराब हमदानी की बीवी हो। इसकी बात पर वो हंसती थी। ऐसे लग रहा था हर तरफ खुशियों के रंग बिखर गए हैं। फारिया बेगम ने दोनों को हंसते मुस्कुराते देखा तो खुदा का शुक्र अदा किया कि वो इन दोनों को ऐसा ही देखना चाहती थी। जिस तरह का मिजाज दुराब का था, इसके लिए ऐसी ही लड़की बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि वो सब्र और बर्दाश्त वाली लड़की थी। हौसला इसके अंदर पहाड़ों जैसा था, भले की चेहरे पर मासूमियत थी। अब तो हर रोज ही इसका इंतजार शिद्दतों पर होता, हर आंख पर चौंक जाती। जब भी दुराब घर में कदम रखता है तो इसके चेहरे पर बहारें छा जाती थी। फिर 2 महीने बाद ही जब फारिया बेगम को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, इन्होंने इसी दिन काले बकरे का सदका दिया था। जोया शर्मा रही थी। मेरी बेटी बड़ी ही नसीब वाली है, देखो मेरे घर में कैसे खुशियां लौट आई हैं। अभी 15 दिन पहले डॉक्टर ने इन्हें उम्मीद दिलाई थी कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं, और दुनिया भी कब से इन्हें सिडनी बुला रही थी। इसने वहां डॉक्टर से बात की थी, जिसने यहाँ के डॉक्टर से राब्ता किया था। उम्मीद पर दुनिया कायम थी, क्या पता वो फिर से अपने कदमों पर खड़ी हो जाती। रात को दुराब कमरे में जोया से कह रहा था, वाह भाई वाह, सारी मेहनत मेरी इन नसीब, तुम्हारा अच्छा है, तुम सही जा रही हो, मॉम के दिल पर खूब कब्जा किया हुआ है तुमने। जोया हंसती, जी नहीं, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। आप भी तो अपने आप को मिस्टर जंगीर खान समझते हैं, इतना गुस्सा क्यों करते हैं भला? आप भी तो खुद को मिस्टर चंगेज खान समझते हैं, इतना गुस्सा क्यों करते हैं भला? वो नरोटेपन से इसे देख ही रही थी। पहले करता था, अब जब से तुमने मेरे दिल पर कब्जा कर लिया है तो मैंने गुस्सा करना छोड़ दिया है। बेगम साहिबा, वो बड़ी ही आजिज़ी से कह रहा था। जोया की आंखें मोहब्बत से चमक रही थीं। अब अक्सर ही इसे अपने साथ बिजनेस डिनर में भी ले जाता। वो बिल्कुल इसके मिजाज के मुताबिक ढल गई थी। इन दोनों का साथ बहुत दूर तक चलने वाला था। 3 साल बाद तनीन लॉन में भागती हुई फिर रही थी, जबकि जोया इसके पीछे पीछे हलकान हो रही थी। तभी एकदम से ही गाड़ी की आवाज आई। बड़ा सा गेट खुला, वो दुराब की गाड़ी थी। बाप को देखकर वो ऐसे ही भागती थी। बाबा आ गए, बाबा आ गए, खुशी से उछलती वो इसके कंधे से जा लगी थी। जोया चाहते हुए भी इसे काबू न कर सकी थी। बाप की आमद पर वो ऐसे ही खुश होती थी। दुराब ने अपनी बाहें फैला दी थीं। वो अपनी बेटी को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। जोया और दुराब की एक बेटी थी दानीन, जो अब 2 साल की हो चुकी थी, जबकि फारिया बेगम ऑस्ट्रेलिया में मौजूद दरिया के पास रह रही थी, क्योंकि इनका इलाज चल रहा था। वो काफी हद तक फिजियोथेरेपी की मदद से चलने लगी थीं। बस इन्हें कुछ सहारे की जरूरत पड़ती, लेकिन हर रोज वो अपनी पोती से बात किए बिना न रह पाती थी। दादू से बात की थी आज। जी पापा, दादू कह रही थी कि शाम में भी बात करूंगी। मम्मा को देखे मुझे मोबाइल भी यूज करने नहीं देती, वो अपनी माँ की शिकायत लगा रही थी। जोया ने इसे घूर कर देखा था। अच्छा जी, हर वक्त आपको मोबाइल पर कार्टून्स देखने हैं, और वो जो इतनी बड़ी एलईडी लगी है वो पापा ने आपके लिए लगवाई थी। जोया इसके कान खींच रही थी। वो एक बार फिर से हामला थी। दुराब का प्यार इस पर टूट कर बरसा था। इसके चेहरे पर पसीना था, क्योंकि वो दानीन के पीछे भागकर थक जाती थी। दुराब ने परेशानी से इसे देखा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? इतना पसीना क्यों आ रहा है? वो इसकी सेहत के लिए परेशान रहता।
कुछ नहीं, बस ये आपकी बेटी है ना लाडली, इसके पीछे सारा दिन लगी रहती हो। मैं इसी हालत में तुम्हारी हूँ, ज्यादा काम करना ठीक नहीं है। मैं दानिन के लिए एक और मेड का बंदोबस्त करता हूँ। वो फौरन ही नंबर डायल करने लगा। जोया ने सर थाम लिया था। क्या हो गया है आपको? डॉक्टर ने कहा है मेरा चलना फिरना ठीक है और अभी तो 6 मंथ है, वो इसे समझाते हुए कहने लगी। लेकिन दुराब ने नफी में सर हिलाया था। हरगिज नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। वो इसकी बहुत केयर करता था, छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाता। जोया ने मोहब्बत पास नजरों से इसे देखा था, फिर चाय का कहने के लिए किचन में चली आई। पीछे वो दानीन की मासूम बातों से लुत्फानंदोज हो रहा था। जोया की जिंदगी जैसे मुकम्मल हो गई थी। किचन की खिड़की में खड़ी वो अपने हम सफर को देख रही थी। कहाँ तो जिंदगी में ऐसा मोड़ भी आया था जब वो अपने आप के लिए मरने की दुआ कर रही थी, लेकिन इसी वक्त खुदा ने ऐसे जैसे दोबारा जिंदगी दे दी थी। इस रात दुराब ने जो आंसू दिए थे इसकी आंखों में, तो इसने अपनी मोहब्बत से इसका भरपूर मदावा भी किया था। वो आज तक खुद को इस रात के सहर से आजाद ना कर सकी थी। जब वो बड़ी मोहब्बत से इसके आंसू साफ कर रहा था, इसे अपनी मजबूत पनाहों में लेकर अपनी जात का एहसास दिलाया था, इस रिश्ते को एक नाम दिया था जो दानीन की सूरत में इसकी जिंदगी की बुनियाद बन गया था। फारिया बेगम के लिए इसकी मोहब्बत बिल्कुल पुरखलूस थी, तो वो भी दिल की आखिरी हदों को छूते हुए इनसे मोहब्बत अकीदत रखती थी। शायद यही बात खुदा को पसंद आ गई थी, तभी तो इसे अपनी जिंदगी में इतनी चाहत, इतनी मोहब्बत मिली थी। वरना वो दिन भी थे जब वो महज एक सर छुपाने के ठिकाने के लिए दर दर की ठोकरें खाती फिर रही थी। लेकिन खुदा ने फिर से आखिरी ठिकाना ऐसे दिया जो हमेशा के लिए इसकी जिंदगी का सरमाया बन गया। और आज उसकी जिंदगी जैसे मुकम्मल हो गई थी। वो मासूम लड़की जिसकी आंखों में खदशात थे, इस जिंदगी आगे कैसे गुजरेगी ये सोचकर वो छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी बन गई थी। लेकिन आजमाइशें जब खत्म होती हैं तो फिर आगे आसानियां और राहत तो मिलती ही है। बेशक हर तकलीफ के बाद खुशी है, खत्म शुद्ध।